Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, हम लोगों का सिलेबस चल रहा है संविधान, भारतीय संविधान, जिसमें मैंने जो पहला वीडियो प्रोवाइड करा है उसमें मैंने सिलेबस के बारे में और संविधान के जो भाग हैं उनके बारे में बात करी थी। आज का ये हमारा वीडियो जो पहला चैप्टर दे रखा है भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ, उससे रिलेटेड है। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। देखिए मैंने कम से कम 13 प्रमुख विशेषता लिखी हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट क्या किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने पहली जो विशेषता लिखी है वो लिखा है सबसे लंबा व लिखित संविधान। ओके, तो संविधान जो होता है, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं संविधान जो है ना वो दो प्रकार का होता है। कैसा? लिखित और अलिखित। और जो लिखित संविधान है वो जैसे भारत और अमेरिका, और अलिखित की बात करी जाए तो वो ब्रिटेन है। बट क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो है अपने भारत का। और अगर ये पूछा जाए कि लिखित संविधान की उत्पत्ति किस देश से हुई है, सबसे पहले किस देश से हुई है, तो वो है अमेरिका। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन सा देश है जिसका जो संविधान है वो अलिखित है, तो वो है ब्रिटेन। ओके, अब आगे बात करते हैं। यहाँ लिखा है सबसे लंबा व लिखित संविधान। तो लंबा होने का कारण क्या है ये एक बार जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ संविधान है ना वो संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही है, ठीक है। जो हमारे यहाँ का संविधान है वो संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही है, लेकिन जो इनकी शक्तियाँ हैं वो डिवाइड हैं, ठीक है, बटी हुई हैं। जैसे केंद्र सूची पढ़ा होगा, राज्य सूची पढ़ा होगा और संवर्ती सूची, इनकी जो शक्तियाँ हैं ना इनमें अलग अलग डिवाइड हैं। इस वजह से जो संविधान है ना वो काफ़ी लंबा हुआ। दूसरा कारण क्या है इसका? दूसरा कारण ये है कि भारत में ना, अपने भारत में हर तरीके से देखा जाए विविधता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो चाहे सामाजिक हो, हर तरीके से विविधता है। और सभी के हितों को ध्यान में रखकर जो संविधान निर्माता हैं संविधान का निर्माण किए, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि संविधान काफ़ी बड़ा हुआ। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण ये है जो संविधान निर्माता है ना भविष्य में कोई भी ऐसा विषय ना आए सामने जिसमें व्याख्या हो या विश्लेषण हो, उन सब को ध्यान में रखकर जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं देश के नागरिक के लिए, उन सबको ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया, संविधान में समाहित किया उन सब चीज़ों को। इस वजह से संविधान जो है वो लंबा हुआ, काफ़ी बड़ा हुआ। तो ये कई सारे कारण हैं संविधान लंबा होने के, ठीक है, यानी बड़ा होने के। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, वो ये है, जैसे पहला लिखा है भारत का संविधान कैसा है? लिखित। और लिखित के साथ साथ पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ा संविधान है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो संविधान, लिखित संविधान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले किस देश ने लिखित संविधान बनाया, तो वो है अमेरिका, ठीक है। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं। मैंने ये लिखा है कि जब संविधान बना था तब अनुच्छेद कितने थे, भाग कितने थे और अनुसूची कितनी थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, जब संविधान बना था तब मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 थी, ठीक है। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में भी अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 395 ही है। लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए, का, खा, गा, गा, मतलब सब पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। इस कारण गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 444 प्लस हैं क्या? अनुच्छेद। अब आगे बात करते हैं। मैंने भाग लिखा है। भाग की बात करें तो भाग जो है जब संविधान बना था तब भी 22 थे और आज यानी प्रेजेंट टाइम पर भी इनकी संख्या कितनी है? 22 है। लेकिन इनके भी सब पार्ट होने के कारण अगर हम गणना की दृष्टि से देखें तो कितने हैं? टोटल 26 हैं। कहीं कहीं 25 लिखा है, जबकि जब मैंने संविधान पढ़ा तो उसमें ना भाग के बारे में जब पढ़ा था तो जो पहला था एक्स्ट्रल यानी कि सब पार्ट के बारे में, तो वो 4 का था और दूसरा 9 का, फिर 9 का खा भी था और 14 का भी है। तो इस वजह से टोटल कितनी हुई है? टोटल 4। और दे कितने रखे हैं? यानी 22 पहले से थे और 4 बाद में ऐड किए गए, तो वो
4 जो हैं वो बाद में ऐड किए। तो इस प्रकार गणना की दृष्टि से भागों की संख्या कितनी हो गई? 26 हो गई। अब बात करते हैं अनुसूची की। तो जब संविधान बना था यानी कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 है, यानी कि 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। ठीक है। और बात करते हैं गणना की दृष्टि से, तो गणना की दृष्टि से भी इनकी संख्या कितनी है? 12 ही है। अब आगे हमने जो 4 जोड़ी गई हैं अनुसूची, उनके बारे में लिखा है कब कब जोड़ी गई है, कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ, ये लिखा है मैंने, और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो देखिए, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था इन 1951 में, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, जिसके थ्रू 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ? 52वां संविधान संशोधन इन 1985, 1985 में जब 52वां संविधान संशोधन हुआ तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ओके। आगे बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन जब हुआ। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 या कहीं कहीं 93 भी दिया है, तो 92-93 दोनों आप देख सकते हैं। सो जो 73वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ? 1992 में हुआ। और इसके थ्रू कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो वो है 11वीं। और 11वीं अनुसूची में है क्या? तो पंचायत। ठीक है। आगे बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन। 74 संविधान संशोधन हुआ कब? 1992 में। 92 या 93 दोनों देख सकते हैं। तो जो 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992, उसके थ्रू कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? वो है 12वीं। और उसके अंदर किस चीज़ का प्रावधान है? नगर पालिका के बारे में। सो ये हुआ सबसे लंबा व लिखित संविधान। क्या कारण है सबसे लंबा है और लिखित संविधान? तो समझ में आ गया होगा कितने सारे पॉइंट देख के। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे संविधान लिखा गया है, जो मौखिक है उसको अलिखित बोलते हैं, और लंबा होने के कारण मैंने बताया है। अब आगे बात करते हैं दूसरा, मैंने जो दूसरी विशेषता लिखी है वो लिखा है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। क्या लिखा है? आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। कहने का मतलब ये है कि जो संविधान जब बनाया गया, संविधान निर्माताओं ने संविधान जब बनाया तो वहाँ पर उन्होंने आंतरिक और बाह्य स्रोत दोनों का प्रयोग किया। आंतरिक स्रोत में देखा जाए तो जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो भारत में जो भी अधिनियम लाया गया उनमें से सबसे प्रमुख अधिनियम कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1935, जिससे अप्रॉक्स कितने 250 अनुच्छेद डायरेक्ट लिए गए हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं? न्यायपालिका एज इट इज़ रखी गई है, आपात उपबंध और भी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं बाह्य स्रोत की। तो बाह्य स्रोत की बात करें तो जैसे हमारे संविधान में जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने किस देश से लिया है? स्पेन से लिया है। और आगे बात करें जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो रूस से लिए गए हैं। ठीक है। इस प्रकार जो हमारे हमारा संविधान बना उसमें बाह्य स्रोत का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। सो इस तरीके से ये क्या हुई? इसकी एक विशेषता हुई। आगे बात करते हैं हम नागरिकता। अब नागरिकता क्या होती है? मैंने पहले वीडियो में बताया था, किसी भी कोई भी देश हो, वहाँ के वो देश क्या करता है, वहाँ के जो नागरिक होते हैं उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। कुछ उनके मूल अधिकार होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? नागरिकता। और उसके थ्रू देखा जाए तो जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये क्या है? नागरिकता के प्रमाण होते हैं। सो जो ये नागरिकता है, अगर भाग की बात करी जाए किस भाग में है तो भाग 2 में है, और अनुच्छेद की बात करी जाए तो 5 से 11 अनुच्छेद। आगे बात करते हैं जो नागरिकता है हमारी कैसी है? इकहरी नागरिकता है। इकहरी का मतलब क्या हुआ? इकहरी का मतलब है हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं हैं। राज्यों के क्या हैं? निवासी हैं। जबकि आप अगर अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। कहने का मतलब स्टेट और सेंट्रल में अलग अलग नागरिकता है। आगे यही सारी चीज़ें मैंने जो बोला है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हैं। अब आगे बात करते हैं जो चौथी विशेषता हमने लिखा है वो है नम्यता एवं अनम्यता। नम्यता और अनम्यता का मतलब हुआ कि जो हमारा संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों है। अब देखिए लचीला और कठोर कैसे है? जो संसद है ना, तो संसद 2/3 बहुमत से किसी भी अगर प्रावधान में चेंज करना चाहे तो कर सकती है। ये किसको दिखाता है? लचीलेपन को दिखाता है। लेकिन
उसे ना आधे राज्य से बहुमत प्राप्त करनी होगी, आधे राज्य से परमिशन लेनी होगी उस प्रावधान को चेंज करने के लिए। तो ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है कठोरता को। दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, जो भाग 20 में संविधान संशोधन दे रखा है, अनुच्छेद 368, उसके थ्रू क्या है कि हम ना अगर कोई भी जो अनुच्छेद है हमारे हितों का अगर हनन करता है या फिर हमें प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो रही है, जो जनता है उसके लिए सही नहीं है, तो उसको चेंज करा जा सकता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लचीलेपन को। लेकिन जो संविधान की मौलिक ढांचा है ना, उसको हम कभी नहीं बदल सकते, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कठोरता को। इस प्रकार जो हमारा संविधान है उसकी एक विशेषता ये भी हुई कि हमारा संविधान अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। आगे बात करते हैं। आगे जो हमने विशेषता लिखी है वो लिखा है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है? तो मैंने बताया था मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। अनुच्छेद की बात करी जाए तो 12 से 35 अनुच्छेद है इनका, ठीक है। आगे बात करते हैं ये किस देश से लिए गए हैं? तो USA से लिए गए हैं। वैसे मौलिक अधिकार होते क्या हैं? तो किसी भी देश के नागरिक के हितों का संरक्षण करने के लिए कुछ उनको मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। वही क्या है? संविधान के द्वारा मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं, वही क्या है? मौलिक अधिकार हैं। आगे बात करते हैं। आगे जो है 6 पॉइंट यानी 6 विशेषता इसकी क्या है? मैंने लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस भाग में है? तो भाग 4 में है। अगर अनुच्छेद की बात करी जाए तो 36 से 51, कितना अनुच्छेद है? 36 से 51। और इसमें देखिए चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, संविधान द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं। यदि आप राज्य के लिए कोई भी कानून बना रहे हैं तो राज्य के जो भी उपबंध हैं यानी जो भी प्रावधान भाग 4 में दिए गए हैं उनको ध्यान में रखकर बनाना होगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब क्या हुआ कि एक कल्याणकारी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए जो प्रावधान उस राज्य के नागरिक, उस राज्य के जो निवासी हैं उनके लिए सही हैं, वो सारे प्रावधान इसमें क्या हैं? समाहित किए गए हैं। जो चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, अगर कोई भी कानून बना रही है तो वहाँ के जो भी प्रावधान है यानी कि राज्य के जो भी प्रावधान है उनको ध्यान में रख कर बनाएगी। तो इस प्रकार ये एक प्रकार की क्या है? विशेषता है हमारे संविधान की। आगे बात करते हैं आपात उपबंध के बारे में। मैंने जो 7वीं विशेषता लिखी है वो है आपात उपबंध। इमरजेंसी में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? देखिए जो आपात उपबंध हैं टोटल कितने हैं? 3 हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन मैंने लिखा है, तीसरा है वित्तीय आपात। अनुच्छेद की बात करें 352, 356 और 360। अब देखिए राष्ट्रीय आपात कब लगता है? तो राष्ट्रीय आपात तब लगता है जब कोई विदेशी आक्रमण हमारे भारत या हमारे देश में हो जाए और सशस्त्र या फिर सशस्त्र यानी शस्त्रों के साथ आक्रमण हो, तब कौन सा आपात लगता है? तो राष्ट्रीय आपात लगता है। और लगाता कौन है? तो ये लगाते हैं राष्ट्रपति। और किसके सिफारिश पे? मंत्रिमंडल की सिफारिश पे राष्ट्रपति लगाते हैं। और अब तक ये कितने बार लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। कब कब लगा है? 1962 में लगा है, 1971 में लगा है और 1975 में लगा है। 1971 की बात करें तो तब क्या हुआ था? तो चीन का युद्ध हुआ था, तब लगा है। 1962 की बात करें तो तब क्यों लगा था? तो चीन का युद्ध हुआ था। और उसके बाद 1971 की बात करें तो बंगाल में संकट आया था, तब लगा था। और 1975 की बात करें तो तब क्या हुआ था? एक बार देख लेते हैं तब क्या हुआ था। आंतरिक अशांति के कारण लगा था। आंतरिक अशांति हुई थी जिसके कारण 1975 में कौन सा आपात लगा था? तो वो लगा था राष्ट्रीय आपात लगा था। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रपति शासन या इसे राजकीय शासन भी बोलते हैं। ये कब लगता है? तो देखिए जब किसी राज्य में संवैधानिक ढांचा असफल हो जाता है, मतलब कि बहुमत की सरकार जितनी होनी चाहिए उतनी ना हो, तब ये जो राष्ट्रपति शासन है तब लगाया जाता है। लेकिन ये लगाता कौन है? तो ये राष्ट्रपति लगाते हैं, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही लगाते हैं। लेकिन जब उस राज्य का राज्यपाल सूचना देगा तब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन घोषित करते हैं।
आगे बात करें तो आगे है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात जो है वो 360 में है। और ये कब लगता है? तो जब किसी देश में आर्थिक संकट आता है तब ये वित्तीय आपात लगता है। और आज तक देखा जाए हमारे देश में ये आपात नहीं लगा है। लेकिन राष्ट्रपति शासन की बात करी जाए तो 1952 में सबसे पहले पंजाब में लगा था। ओके, आगे बात करते हैं। जो दूसरी विशेषता मैंने लिखी है वो है मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य की बात करी जाए तो किस भाग में है? तो ये हैं 4 के का में। अनुच्छेद की बात करी जाए तो 51 का है। अब ये मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? तो मौलिक कर्तव्य वो होते हैं यानी कि ये हमारे लिए होते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमें करना चाहिए, वो सारे प्रावधान मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम करते वर्ते नहीं हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं दीवारों में लिखा होता है यहाँ पे थूकना मना है, सार्वजनिक संपत्ति वगैरह होती है वहाँ लिखा होता है यहाँ पे थूकना मना है। और वहाँ पे इतना थूकते हैं कि मना वाला ऑटोमेटिक मिट जाता है और दूसरे जो लोग आते हैं उनको लगता है कि यहाँ पे थूकना है, वो भी आते थूक जाते हैं। तो ऐसा तो करते हैं हम लोग। लेकिन जो संविधान है वहाँ पर मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्र का सम्मान करें, हम राष्ट्र की जो भी धरोहर है उसका संरक्षण करें। ओके, आगे बात करते हैं। ये एक और विशेषता है इसकी, ये है कि जब ये संविधान बना था, जब हमारा मूल संविधान बना था ना, तब ये हमारे संविधान में शामिल नहीं था। ये बाद में जोड़ा गया। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और तब जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था इन 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कितने जो मौलिक कर्तव्य हैं वो जोड़े गए, वो हैं 10। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। उसके बाद 46वां संविधान संशोधन 2002 होता है और उसके थ्रू 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। उसका नाम है निःशुल्क, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ओके, ये इस प्रकार ये क्या हुई? हमारे संविधान की एक विशेषता हुई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो हम बोल रहे हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे बात करते हैं। जो दूसरी विशेषता मैंने लिखी है वो है सार्वभौमिक मताधिकार। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारे देश के जितने सारे नागरिक हैं ना, सबको मत देने का अधिकार है और सबकी वोट की जो वैल्यू है ना वो समान है। ऐसा नहीं किसी की वोट की वैल्यू ज़्यादा है और किसी की कम है। इसका मतलब यहाँ जो सार्वभौमिक मताधिकार है यानी जो हमारे संविधान में एक विशेषता के रूप में है वो ये है कि सबकी वोट की वैल्यू एक है और मतलब समान है और सब क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। आगे बात करें, जब संविधान लागू हुआ था ना तब वोट देने यानी मत देने की जो एज थी, आयु थी, वो 21 वर्ष थी। लेकिन बाद में 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। कब होता है? 1989 में। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन, जिसके थ्रू जो वोट मत डालने की आयु है ना वो कितनी कर दी गई? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस प्रकार ये हमारे संविधान की एक विशेषता हुई। आगे बात करते हैं 10वां। जो मैंने 10वीं विशेषता लिखी है वो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। जो हमारे देश की न्यायपालिका है ना वो किसी के संसद के अधीन नहीं है, स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करती है। और जो हमारी न्यायपालिका है वो कैसी है? तो एक कहरी न्यायपालिका है। कहने का मतलब एक सीरीज़ में ही है, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से। और ये लिया कहाँ से लिया गया है? तो ये USA से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। आगे मैंने जो विशेषता लिखी एक और यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट करके लिखा है जो कि इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि भारत और अमेरिका के संविधान में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो क्या है? वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्या है? सुप्रीम कोर्ट। आगे बात करते हैं 11 जो विशेषता है वो क्या है? मैंने लिखी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो 3 स्तर पे डिवाइड है। कौन कौन से स्तर हैं? केंद्र स्तर पर अलग है, राज्य स्तर पर अलग है और स्थानीय स्वशासन अलग है। ठीक है, और जो स्थानीय स्वशासन तीसरी ऐड करी गई ना इसको संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है। आपने पढ़ा था कि जो तीसरी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है ना ये जो 72वें संविधान संशोधन के थ्रू जो पंचायतें हैं और 73वें संविधान संशोधन के थ्रू नगर पालिका को जोड़ा गया। ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ना संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है, संविधान में लिखित प्रमाण भी है। ओके, आगे बात करते हैं जो दूसरी विशेषता है वो क्या है? वो है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष।
धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, हमारे देश के ना का कोई भी धर्म नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राष्ट्र है उसका कोई भी धर्म नहीं होगा। और ये धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष वर्ड है, ये कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन इन 1976 में। इस प्रकार ये जो है ना, ये वर्ड देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि धर्मनिरपेक्ष यानी कि हमारे राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी को एक समान हर एक चीज़ के अधिकार होंगे। ये एक तरीके से क्या हुई, हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता हुई। आगे मैंने जो 13वीं विशेषता लिखी है वो है संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान का मतलब क्या हुआ कि जो संघ है यानी केंद्र है उसको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं राज्य के कंपैरिजन में, ओके। और इसको जो संघ को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है राज्य के कंपैरिजन में, इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसे क्या बोला जाता है, अर्ध संघात्मक व्यवस्था। यहाँ पे मैंने अर्थ लिख दिया, इसको बोलेंगे अर्ध संघात्मक व्यवस्था। अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति। ये जो राज्यपाल होता तो राज्य के लिए, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। वो किसके अंतर्गत, वो राष्ट्रपति केंद्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये हुआ भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। एक बार फिर से पूरा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए पहली विशेषता मैंने क्या लिखी, भारतीय संविधान जो है वो सबसे लंबा और बड़ा संविधान है। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि यहाँ की विविधता, जो भारत का संविधान है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक है, लेकिन इनकी शक्तियाँ डिवाइड है। जैसे बताया था, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें अलग अलग विषय हैं और इन पे अधिकार भी राज्य और केंद्र और इनका अलग अलग है, ठीक है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। आगे बात करें, मैंने बताया कि जो संविधान निर्माता थे, बड़े होने का कारण क्या है, संविधान निर्माता जो थे वो हर एक पहलू को ध्यान में रख कर बनाए, संविधान का निर्माण करें, ताकि इन फ्यूचर में जब कभी जो शासन व्यवस्था संचालित करी जाए तो उसमें कोई भी ऐसा वर्ड ना आए जिससे विश्लेषण का वो विषय बने, एनालिसिस का विषय बने। तो उन्होंने क्या किया, हर एक चीज़ को अच्छे से ध्यान में रख कर संविधान का निर्माण किया। इस वजह से ये संविधान बड़ा हुआ, यानी कि लंबा होने का कारण ये है, बड़ा होने का कारण। आगे और नेक्स्ट पॉइंट क्या, भौगोलिक विविधता है। यहाँ पर देखा जाए विभिन्न प्रकार के कल्चर हैं, कई सारे विभिन्नताएं होने के कारण सभी के हितों का ध्यान में रखकर जो संविधान निर्माता हैं संविधान का निर्माण करते हैं। प्रॉब्लम काफ़ी देखा जाए, अगर सभी के हित के हिसाब से चलेंगे तो कोई भी चीज़ हो बड़ी तो होगी ही। उसी प्रकार जो संविधान है वो काफ़ी लंबा हुआ। और संविधान जो है वो दो प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। लिखित की बात करी जाए तो उसमें भारत और अमेरिका जैसे देश आएंगे, और अगर अलिखित की बात करी जाए तो ब्रिटेन है, यानी ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित है। और भारत का विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। और दूसरी चीज़ अगर पूछा जाए कि संविधान जो लिखित संविधान है उसकी उत्पत्ति किस देश से हुई है, तो सर्वप्रथम उसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, अमेरिका से हुई है। आगे मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं, वो है जब मूल संविधान बना था तब अनुच्छेद की संख्या कितनी थी, 395 थी। वर्तमान में भी अनुच्छेद की संख्या 395 अगर हम एक सीक्वेंस में देखें। लेकिन अगर गणना के आधार पे जो पार्ट के सब पार्ट हैं, काखा गागा ऐसे करके जो दिए हैं, अगर उन सबको जोड़ेंगे तो टोटल 444 से भी ज़्यादा हैं, 444 प्लस, इसीलिए मैंने लिखा है। आगे बात करते हैं भाग की संख्या कितनी है, 22 थी। मूल संविधान में कितनी थी, 22 थी। प्रेजेंट में भी 22 ही है, लेकिन इनके सब पार्ट होने के कारण जो गणना की दृष्टि से है उसमें इनकी संख्या 26 हो जाती है। 26 कौन कौन से जो 4 एक्स्ट्रा आते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं 4 का का, और उसके बाद 9 का का, और 9 का खा, और 14 का का, ठीक है। और जो अनुसूची की बात करें तो अनुसूची मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, 8 थी। और प्रेजेंट में देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी है, 12 हो गई, यानी कि 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। और गणना की दृष्टि से देखा जाए तो भी इनकी संख्या कितनी है, 12 ही है। और जो 4 बाद में जोड़ी गई वो कौन कौन से हैं, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था इन 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दूसरा संविधान संशोधन होता है 52वां संविधान संशोधन इन 1985 में, और उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। इसमें क्या है, दल बदल, आगे हम जब बताएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और आगे बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन हुआ
कब हुआ? 1985 में। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो वो है 10वीं अनुसूची। फिर 73वां संविधान संशोधन हुआ, कौन से कब हुआ? तो 1992 बोल सकते हैं, 93 भी कहीं कहीं है, सो दोनों देख लेना। और बात करते हैं कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं, और वो थी कौन सी? वो है पंचायत। ठीक है, पंचायत के बारे में बात करी गई। अब आगे देखते हैं। सो वो है 74वां संविधान संशोधन 1992 या 1993। ठीक है, और इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? वो थी 12वीं। कौन सी? अंतिम अनुसूची जिसका नाम है वो कौन सी थी? नगर पालिका से रिलेटेड। ओके, आगे बात करते हैं। सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए। आगे बात करते हैं, दूसरी विशेषता मैंने बताया वो है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय आंतरिक और बाह्य स्रोत दोनों का यूज़ किया, यानी दोनों का प्रयोग किया। आंतरिक में बात करी जाए, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय जो ब्रिटिश थे, जो भी शासन चलाने के लिए अधिनियम लाते थे, उनमें से सबसे प्रमुख है भारत शासन अधिनियम 1935, जिससे डायरेक्ट 250 अनुच्छेद डायरेक्ट रखे गए हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव है? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो न्यायपालिका हो गया, जो कि डायरेक्ट रखे गए, आपात उपबंध हो गया, और भी चीज़ें हैं जैसे कैग वगैरह। आगे बात करते हैं बाह्य स्रोत में। बाह्य स्रोत के अंतर्गत देखा जाए, जैसे मौलिक अधिकार है हमारे यूएसए से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है। ये थोड़ा एडिशनल है, याद कर लीजिए अगर याद हो जाए, वरना कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं, जैसे रूस मौलिक कर्तव्य हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारे संविधान में बाहरी जो स्रोत हैं उनका भी प्रभाव है, और इस तरीके से देखा जाए तो ये एक प्रकार की क्या है? विशेषता है हमारे संविधान की। आगे मैंने लिखा है नागरिकता। नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में। अगर अनुच्छेद की बात करी जाए तो 5 से 11 अनुच्छेद। और हमारे जो देश की नागरिकता है वो कैसी है? इकहरी है, मतलब कि हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, राज्यों के क्या हैं? निवासी है, नागरिक नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करी जाए तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता मतलब स्टेट और सेंट्रल में अलग अलग। ओके, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। आगे बात करें नम्यता और अनम्यता, यानी कि हमारा संविधान जो है अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। अंशतः लचीला जैसे जो संविधान संशोधन भाग 20 में दे रखा है 368 अनुच्छेद के अंतर्गत, उसमें क्या है कि हम संसद चाहे ना तो संविधान संशोधन कर सकती है, मतलब किसी भी प्रावधान को चेंज कर सकती है। लेकिन ये किसको दिखाता है? ये तो लचीलेपन को दिखाता है, लेकिन जो भी उसके मौलिक ढांचा है संविधान का उसको नहीं बदल सकती, वो किसको? कठोरता को दिखाता है। ये एग्जाम्पल मैंने बताया था। एक और बताया कि संसद अगर किसी भी प्रावधान को चेंज करना चाहती है तो 2/3 बहुमत से चेंज कर सकती है, बदल सकती है। तो ये इसके लचीलेपन को दिखाता है, लेकिन इसके लिए उन्हें आधे राज्यों से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये किसको दिखाता है? तो ये इसके कठोरता को दिखाता है। ये इस प्रकार ये हमारे संविधान की एक विशेषता हुई। आगे हमने लिखा है राज्य के नीति 5वां लिखा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35। कौन से अनुच्छेद? कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 में। और कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए हैं। आगे बात करते हैं मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो मैंने बताया कि जो देश के नागरिक हैं ना, उनके हितों का संरक्षण करने के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हें मूल अधिकार बोलते हैं। और ये एक प्रकार के क्या हैं? वाद योग्य, यानी कि अगर इनका हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। आगे बात करें, जो 6 लिखा है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या है? राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई भी कानून या कुछ भी हो, चाहे तो लागू करना, मतलब उसका मन हो तो लागू करे और ना मन हो तो ना लागू करे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए ही इसमें सारे प्रावधान समाहित किए गए। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो करे लागू और ना चाहे तो ना करे लागू, ये उसके ऊपर है। ये किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और इसकी बात करी जाए तो अनुच्छेद की 36 से 51। आगे बात करते हैं। आगे मैंने लिखा है आपात उपबंध के बारे में। आपात उपबंध मतलब इमरजेंसी कंडीशन में कौन कौन से प्रावधान हैं। उसमें देखा जाए 3 प्रकार के आपात हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपात। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब कोई विदेशी आक्रमण हो जाए या शस्त्रों के साथ अगर विद्रोह हो जाता है, तो राष्ट्रपति जो होते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर
जो राष्ट्रपति शासन है इसकी घोषणा करते हैं। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 352 के अंतर्गत है। और ये कितने बार लगा है? तो टोटल 3 बार लगा है। कब? इन 1962 में, दूसरा लगा है 1971 में, और तीसरा लगा है 1975 में। ये कब लगा? जब चीन का युद्ध हुआ था तब, ठीक है। और ये कब लगा? जब बंगाल पर संकट पड़ा था तब। और जो 75वां है ये कब लगा था? तो ये एक विद्रोह हुआ था, आंतरिक विद्रोह हुआ था। यही मैं बार बार भूल जाती हूँ। आंतरिक अशांति हुई थी। क्या हुई थी? आंशिक अशांति। तब ये 1975 में लगाया गया। ओके, सो इस प्रकार आपात उपबंध में पहला राष्ट्रीय आपात हुआ। अब दूसरे की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन। इसे राजकीय शासन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है? जब किसी भी राज्य की जो संवैधानिक ढांचा है ना, उसमें वो असफल हो जाती है। कहने का मतलब अगर बहुमत की सरकार नहीं है, ठीक है, जो सरकार चलेगी वो बहुमत की ही चलेगी। अगर बहुमत की सरकार नहीं है तो जो राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिपरिषद की सलाह लेकर और कौन सा आपात लगाते हैं? राष्ट्रपति शासन। आपात नहीं, राष्ट्रपति शासन घोषित करते हैं। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 356। और बात करी जाए ये सबसे पहली बार कहाँ लगा था? तो वो लगा था पंजाब में। इन 1952 में कहाँ लगा? पंजाब में। आगे बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया मैंने कि हमारे कर्तव्य क्या हमारे कर्तव्यों के जो प्रावधान हैं राष्ट्र के प्रति क्या होने चाहिए, वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत हैं, ठीक है। और भाग की बात करें तो ये भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत है। ये कब जोड़ा गया? ये एक विशेषता इसकी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब संविधान बना था तब क्या मौलिक कर्तव्य थे? नहीं थे। जब संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये बाद में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। और जब ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब कितने मौलिक कर्तव्य थे हमारे? सिर्फ 10 थे। किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए। लेकिन 46वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, तब 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। और वो उसका नाम क्या है? वो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। ओके, यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे लिखे नहीं, बोल रहे हैं। अगर आपको मतलब फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें हर एक चीज़ को नोट डाउन कर लें, तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा और काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहेगा। जब आपको ये सारी चीज़ें आने लगे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है फिर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे है सार्वभौमिक मताधिकार। कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी को मत देने का अधिकार है, सभी की वोट की वैल्यू एक है, ऐसा नहीं किसी की ज़्यादा किसी की कम। और ये जब संविधान बना था तब कितनी आयु थी वोट डालने की? तो वो थी 21 वर्ष। लेकिन 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। कब? 1989 में। और उसके थ्रू जो एज है वो घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। तो सभी के वोट की वैल्यू एक है, एक समान है। तो ये एक प्रकार की क्या हुई? हमारे संविधान की विशेषता हुई। आगे मैंने लिखा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था। हमारे भारत में हमारे